हे डियर ऑल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? चलिए, स्वागत है फिर से हमारे आज के सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक, जिसका जो बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना है आपने? एवरीबडी मस्ट नो दैट। सो उनकी एक स्पीच थी, राइट? उस स्पीच पे बेस्ड ही हमारा नालंदा का टॉपिक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद Hello, Sebastian, Suruchi, Suman, and Rakesh. A very, very good afternoon. So the question is the author used to call dash. अच्छा, ये जो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये हमारे हैं टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में करा था, एनिमल इन प्रिजन. So am I not audible, guys? Let me know in the comment section if I am not audible. Am I not audible? Ruhi, Rakesh, Suman, Suruchi, and Sebastian. Let me know, guys. Am I not audible? Okay, Ruhi, then then you have to refresh it. Okay, if I'm audible for everyone, you must, refresh your application. All right. So the question number one is here. ये कह रहे हैं कि या सो बेसिकली वो जो चैप्टर आपने पढ़ा था उस पर ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं. देखते हैं आपको कितना याद है लास्ट वाले क्लास का. द ऑथर यूज टू कॉल डैश द फ्लाइंग फॉक्सेस. ये फ्लाइंग फॉक्सेस ऑथर ने किसको कहा था? कल मैंने आपको बताया था. ये कहा था बैट्स को, राइट? बैट्स मतलब चमगादड़. गिलहरी को या फॉक्सेस को या बग्स को नहीं कहा था. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बैट्स. एवरीबडी नोज दैट. याद है सबको? हेलो मेधावी, वेरी गुड आफ्टरनून. या नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जरा. दूसरे क्वेश्चन में दिमाग लगाना कि आप जो है, वाई वॉज द विंटर्स समटाइम्स नॉट प्लेजेंट इन प्रिजन. ऐसा क्या रीजन था कि विंटर्स कभी कभी प्लेजेंट नहीं होती थी, अच्छी नहीं होती थी प्रिजन में, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. सो बताओ क्या होगा राइट आंसर? छाया, वेरी गुड आफ्टरनून. So if you know about the topic, if you know everything about the topic, you will get to know the answers. बेटा नीतू, ग्रामर अगर आपको पढ़नी है तो आप मेरे मेरे से ना अलग चैनल्स पे जुड़ सकते हो, बिकॉज टीचर्स अड्डा पर मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, बट ग्रामर मैं पढ़ाना चाहती हूँ. ग्रामर इस एग्जाम के लिए भी सेम ही होगी. हाँ, बताना जरा राइट आंसर. सेबेस्टियन, जितने भी लोग हैं, नीतू, सुमन, सोचो जरा कि विंटर्स प्रिजन में प्लेजेंट क्यों नहीं होती थी. मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे लिखा है देयर इज नो पाथ ऑफ सनलाइट. क्या कोई सनलाइट का रास्ता नहीं था जो अंदर आए सनलाइट और वार्म करे? या फिर देयर इज नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक दैट कैन कीप हॉट. कुछ खाने पीने के लिए नहीं था जिससे हॉट रहते हैं? या फिर बोथ या फिर नन. कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है बताओ भाई? ओके, सेबेस्टियन नहीं, नन नहीं होगा आपका ना. राकेश रंजन का आंसर सही है. देखो, पूरे के पूरे पैसेज में एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियरली कही गई है, आपको मैं बता देती हूँ. यहाँ पर जो विंटर्स की बात हुई थी तो उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ था कि वहां पर ना सनलाइट ना होने की वजह से, सनलाइट ना होने की वजह से, उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि सनलाइट ना होने की वजह से अंदर धूप नहीं आ पाती थी. तो धूप ना आने की वजह से विंटर्स जो है वो प्लेजेंट नहीं होती थी, मतलब ठंड लगती थी. अच्छा, दूसरी चीज है कि जेल में खाने पीने के लिए सब होता है. यू कैन मेक द थिंग्स वार्म, ऐसा कुछ नहीं है. तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है. सो आंसर हमारा ए हो जाएगा. आप लोगों को मैं भेज दूंगी. देखो, ये वाले क्वेश्चंस के साथ ही आपको डील करना होगा. टॉपिक आप कितना भी प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब सब सारी चीजें पता है ना, सो तभी आप इसमें अच्छा कर पाओगे. ठीक है? ओके नीतू यादव, आप लोग, हाँ, बाकी सबने सही आंसर दिया. मेधावी, सुमन, आप लोगों ने सही आंसर दिया. ए ऑप्शन होगा. सेबेस्टियन ने कुछ सोच के नन कर दिया होगा. देखो, नन का जो केस होता है वो पूरे पेपर में ना लगभग एक ही या दो क्वेश्चंस में भी रेयर आता है. नन के केस कम ही होते हैं. और हालांकि एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, जो नन वाला ऑप्शन होता है वो ज्यादातर आईएएस वाले लेवल का होता है, जिसमें नन होगा या नोएरर वाले क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, तो इसीलिए ज्यादा नहीं रखे जाते. तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो परेशान मत होइए. हाँ, कभी कभी मैंने कह दिया एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं. चलो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए.
लिखा हुआ है व्हाई डिड द प्रिजनर सो ऑफन ऑब्जर्व द स्मॉल एनिमल्स अराउंड देम। कैदी ने जो स्मॉल एनिमल्स थे उनको ऑब्जर्व क्यों किया, इसका रीजन क्या था? रीजन इसका बताना है, और रीजन के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको सोचना है, बताना है। जो आपके ऐसे पैसेजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें बोथ का ऑप्शन ज्यादा होता है, हालांकि इसमें मतलब मैंने ऐसा नहीं बताया। चलो, पहला ऑप्शन है ड्यू टू द लोनलीनेस एंड weariness the prisoners often observe the small animal around them, या फिर they tries to make them involve in nature and also to like to interact with its behavior. ओके, सो यहाँ पर आपका आपके माइंड में क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? एवरीबडी आंसर करेक्टली। सुमन, रूही, सेबेस्टियन, श्वेता, नीतू, मेधावी, छाया। हाँ बिल्कुल, दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं, बोथ होगा। अब आप लोगों को पैसेज जब समझ आ जाता है ना तो आंसर्स वैसे सही हो जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है उसमें बोथ है, क्योंकि भाई वो ऑब्जर्व इसीलिए करता था, रीजन ये क्योंकि अकेलापन, ठीक है। और दूसरा अब उसका ये तो रीजन हो ही गया, एग्जैक्ट रीजन, लेकिन ये भी एक रीजन था कि जब वहां पे कुछ था ही नहीं तो वो हमेशा नेचर से इंटरेक्ट होने की कोशिश करते थे। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। अच्छा, हाउ डज, कैसे नेहरू एक्सप्रेस करते हैं अपना कनेक्शन विद एनिमल्स इन प्रिजन। ये जो हमारा चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन, उसमें नेहरू क्या करते हैं, अपना जो कनेक्शन एनिमल्स के साथ में वो कैसे बताते हैं? बाय ऑब्जर्विंग द लाइफ ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स की लाइफ को ऑब्जर्व करके, बाय गिविंग देम फूड टू ईट, क्या उन्हें खाना देके, या बाय प्लेइंग विद देम, या फिर ऑल आर करेक्ट। यस, रूही, श्वेता, नेहा, मेधावी, एग्जैक्टली यस, राकेश, वेरी नाइस। सो क्या होता है कि नेहरू एक्सप्रेस करते हैं अपना कनेक्शन एनिमल्स इन प्रिजन में, वो सारे काम करते हैं, वो खाना भी देते हैं उनको, वो उनके साथ खेलते भी हैं, वो उनसे डरते भी हैं, वो उनको ऑब्जर्व भी करते हैं। सो यस, आप लोग जो है सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस चीज का, वेरी नाइस। सो हाँ, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पर ना ऑल आर करेक्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब इसका आंसर जो है हमारा वो 4 आ गया। How did Nehru manage not to feel lonely in देहरादून जेल? नेहरू ने मैनेज कैसे किया अकेला रहना देहरादून जेल में, बताओ। He could see Himalayas, public roads, garden, all from the confinement, which made him get rid of loneliness by observing the animal life at every jail he was sent to. सिंपल है ना। देखो अगर हमको देखो फंसाने वाले क्वेश्चंस वैसे भी नहीं पूछे जाएंगे और आप लोगों को चीजें पता भी हैं, तो यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बिकॉज जब नेहरू को अकेला फील हुआ तो वो बाहर चले गए, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ही वेंट आउट और उन्होंने पब्लिक रोड्स देखे, गार्डन्स देखे और कंफाइनमेंट देखा, जिससे उन्हें अकेले रहने में मदद मिली, मतलब उन्हें अकेलेपन से थोड़ा सा छुटकारा मिला। और दूसरा कि बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल लाइफ एट एवरी जेल दैट ही वाज सेंट टू, जहां भी वो भेजे गए वहां जब अकेला फील कर किया उन्होंने। लेकिन अब इसमें एक चीज है, इन एवरी जेल नहीं होगा, इन नैनी जेल होगा, है ना। इस बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को गलत ठहरा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि नहीं, आंसर 1 ही होगा, क्योंकि देहरादून जेल की बात हो रही है तो एवरी जेल यहाँ पे ऑप्शन में होना नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत ही मतलब पॉइंट है आपके पास। तो अगर एवरी जेल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा और फिर ये वाला भी कट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर देहरादून जेल इन्होंने स्पेसिफिकली हमें दिया है तो हमारे पास एक ही आंसर रीजनिंग के हिसाब से बचता है और वो 1 ही है, ठीक है। तो वैसे तो आपने सारे सही किए थे, ये भी सही करने जा रहे थे, बट यहाँ पे थोड़ी चीजें यहाँ पे मिस हो गई। एवरी जेल लिखा हुआ है और यहाँ देहरादून जेल लिखा हुआ, और जबकि एक चीज और है, ऑप्शन 1 इसलिए भी करेक्ट है क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपके बुक में जो बुक है ना उसमें जो क्वेश्चन दिया उसका एग्जैक्ट आंसर उन्होंने इसी पॉइंट पर बेस्ड लिखा है। हालांकि वो लोग इतने अच्छे से आंसर नहीं दे पाए, लेकिन हम लोग तो इंटेलिजेंट है ना, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वही करेक्ट होगा। सो अगर यहाँ दून जेल होता तब तो बच जाता, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी पलट गई। ओके, तो यहाँ पे कोई बात नहीं। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में 5 आउट ऑफ 6 किए, 6 क्वेश्चन से जिसमें 5 आपके एकदम सही है, सारे बच्चों के 5 एकदम सही है। So आप लोगों को क्लियर हुआ why I changed the option into 1? The reason because we are not talking about every jail, we are only talking about दून जेल, because वहीं पे ऐसा था कि बैरक काफी छोटा था और उन्हें बाहर जाना पड़ता था because वहां पे वो अकेला फील करते थे। So that is how it goes. Everybody please understand that. Okay? चलिए अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, नालंदा वाला।
नालंदा वाला शुरू करते हैं और उसको पढ़ते हैं। ओके, सो आर यू रेडी एवरीवन? हाँ, अब आप बताओ कि देखो, देखो, जब आप टॉपिक में पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो काफ़ी घुमाने वाले होते हैं। जैसे आपका ये वाला टॉपिक था एनिमल इन प्रिज़न, इसमें फैक्ट्स, इसमें पॉइंट्स बहुत सारे थे। उन्होंने हर पॉइंट को कवर किया है। वो जेल में गए और उन्होंने हर उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है जो उनके सामने आई। तो यहाँ पे पॉइंट्स काफ़ी बन सकते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में वो सारे रेफरेंस आपको मिल ही जाएँगे, तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं नहीं। ऐसे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं जो रीज़निंग बेस्ड हों, और रीज़निंग बेस्ड क्वेश्चंस भी गलत नहीं होंगे। अच्छा, एक और है क्वेश्चन आपका। हाँ, देहरादून इज़ ऑलवेज़ फेवर्ड बाय द रेन गॉड। इसमें रेन, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कौन-सी रेन की बात कर रहा है? तेज़ी से बारिश की, या मॉनसून रेन्स की, या गॉड ऑफ रेन की, या गॉडेस ऑफ रेन की? एग्ज़ैक्टली किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रेन गॉड यहाँ पे किससे कंसर्न्ड है? बताओ सारे लोग। मेधावी श्वेता सैबस्टन ने आंसर दिया है। देखो, जब हम ऐसे कहते हैं कि इस यहाँ पर बारिश मेहरबान है, तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि यहाँ बारिश आती है, बस। मतलब रेन गॉड का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉनसून रेन से है, बाकी तेज़ी से बरसने से नहीं है, भगवान से नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉनसून रेन से है, क्योंकि देहरादून में, हाँ, ऑप्शन 1 जो है ना, रूही राकेश एंड नेहा, ये एप्रोप्रिएट है। और एग्ज़ैक्टली आपको मैं एक बार पैसेज दिखा देती हूँ। उसमें लिखा हुआ है मॉनसून रेन्स के बारे में। ये देखो, द मॉनसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम बिकॉज़ दे एंडेड इन समर हीट। देहरादून इज ऑलवेज फेवर्ड बाय द रेन गॉड। ओके, तो यहाँ पर जो रेन गॉड की बात हुई है, दैट सिंपली डिनोट्स द मॉनसून रेन्स एवरीबडी। सो बात वो है कि हमें जस्ट वी हैव टू स्टक ऑन द पैसेज हियर। मतलब जो जो लिखा है उसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। तो ये सीन हो गया, कोई बात नहीं। फिर भी अगर अभी भी हमारा मैं आप लोगों को अगर परसेंटेज बताऊं आउट ऑफ 7, तो अभी भी हमारा उतना ही है। कुछ लोगों ने सही दिए, कुछ लोगों ने गलत दिए। चलो जी, शुरू करें हम अपना दूसरा टॉपिक। शैल वी स्टार्ट? लेट मी नो। नालंदा वाला। ऑलराइट, आई हैव टू चेंज द थिंग हियर। बताना, एक्चुअली ना पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जस्ट गिव मी अ व्हाइल गाइस, जरा मैं चेंज कर लूँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्पीच है वो, एक तरीके से नालंदा के बारे में। इट माइट बी बोरिंग, बट आप लोग को मतलब बोरिंग और इंटरेस्टिंग से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड वंस यू आर इनटू इट, सारी चीजें मजेदार ही लगती हैं। आज आईएएस का रिजल्ट आया, पता है आपको? आप लोग इंटरेस्टेड हैं? चैप्टर 2। मुझे दोबारा पीडीएफ बनानी पड़ेगी, एक मिनट के लिए। हाँ जी। सो अब हम बात करेंगे नालंदा के बारे में। अब मैं अपना ज़रा कैमरा हटा लेती हूँ, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा फिर।
अब देखो, हम बात कर रहे हैं, एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे क्वेश्चंस लाऊंगी तो आप सारे लोग आराम से बताएंगे। जैसे आज जो लैब किया है वो दोबारा इस वाले टॉपिक में नहीं होगा, है ना? मतलब मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपसे कि इसमें नहीं होगा। सो सीन क्या है कि ये जो है इसका नाम, इस प्रोज का नाम नालंदा है। पेन कहाँ गया इधर? अच्छा इस प्रोज का नाम है नालंदा, और ये किस पर बेस्ड है एक बार मैं बता देती हूँ पूरी सारी चीजें और मीनिंग्स के साथ में। ये एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग, इसका पूरा नाम है नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग। ये एक स्पीच है जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डिलीवर करी थी। इन्होंने क्या बोला था वो हमें समझना है सारी चीजों को अच्छे से। सो लिखा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन नवंबर 20 1951, मतलब एक सेरेमनी थी, एक फाउंडेशन था, स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर इन्होंने दिया था स्पीच। ठीक है, तो डॉक्टर प्रसाद ने रिकलेक्ट किया द प्रिस्टीन ग्लोरी। प्रिस्टीन का मतलब होता है एंशियंट। क्या मतलब होता है? एंशियंट। एंशियंट ग्लोरी का मतलब होता है प्राउड, प्रतिष्ठा। ठीक है, हिंदी में उसका मतलब प्राचीन, ग्लोरी का मतलब होता है प्रतिष्ठा। तो पुरानी प्रतिष्ठा ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड अर्ज फॉर इट्स रिवाइवल, और इसकी रिवाइवल के लिए मतलब इसके रिसरेक्शन के लिए, पुनः निर्माण के लिए अर्ज करना। ये इन्होंने राजेंद्र प्रसाद का ये कहना था नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, पूरी स्पीच थी। तो उन्होंने जो अपनी स्पीच स्टार्ट करी है, डॉक्टर प्रसाद स्टार्ट्स हिज स्पीच ट्रैवलिंग डाउन टू द मेमोरी लेन, मतलब अब वो उन्होंने जो स्पीच स्टार्ट की तो पास्ट से शुरू करा। उन्होंने उन्होंने देखा पास्ट में यहाँ पर नालंदा की क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। इन द पास्ट नालंदा वाज एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धा, है ना? लॉर्ड बुद्धा। पास्ट नालंदा वो एसोसिएटेड किससे जुड़ा हुआ था? लॉर्ड बुद्धा से जुड़ा हुआ था। महावीर एंड द ग्रेट अशोक, और किससे? महावीर से और ग्रेट अशोक से। इट हैड अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही महान यूनिवर्सिटी थी, वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया केम टू स्टडी। यहाँ पर एशिया से स्टूडेंट्स आते थे। इसका अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, अगर आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप कभी गूगल करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी को, सो विल डेफिनेटली एंजॉय लर्निंग रीडिंग इट। देखो, चाइनीज ट्रेवलर्स लाइक पायान, ये फोर्थ सीएडी एंड हेनसोंग, पायान हेनसोंग का नाम हमने सबने सुना है, और ये सेवन सीएडी में इन्होंने नरेट किया था नालंदा की प्रतिष्ठा को। ठीक है, एज पर नालंदा डराइव्स। अच्छा, जो नालंदा है ना, उसका जो नाम लिया जाता है नालंदा, नालंदा का मतलब होता है द पीस ऑफ माइंड। क्या मतलब होता है? दिमाग की शांति, राइट? नालंदा मीन्स पीस ऑफ माइंड, शांति लिखते हैं, शांति। ठीक है, which Lord Buddha failed to achieve in his previous birth। उनको जो लॉर्ड बुद्धा से जुड़ा हुआ है, तो जो अपनी प्रीवियस बर्थ में, मतलब अपने पुराने जन्म में वो अचीव करने में असफल रहे, तो उन्होंने नालंदा बनाया। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी was born with public charity and donations। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत हुई थी वो पब्लिक चैरिटी और डोनेशन से हुई थी, और ये जो है अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट थी। द यूनिवर्सिटी वाज सेल्फ सफिशिएंट। समझ आ रही है ना आपको एक एक चीज? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी को नेहा इसमें डिस्क्राइब किया गया है, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? क्योंकि ये एक अच्छा तरीका है चीजों को समझने का। हाँ, देखो अब लिखा हुआ है द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, जो पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं, एक्सकेवेशन का मतलब होता है उत्खनन, प्रूव्स टू अस द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ नालंदा। ये हमको ना अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में बताते हैं, नालंदा का जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसके बारे में बताते हैं। ड्यूरिंग हुएनसोंग विजिट, हुएनसोंग के विजिट के दौरान नालंदा हैड 10,000 स्टूडेंट्स। आप सोच रहे हो 10,000 स्टूडेंट्स होंगे तो कितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा? बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होगा, और उसमें टीचर्स 1500। पूरी इंडिया में जो है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में इतने टीचर्स होने का सवाल नहीं होता। तो ये अब इन्होंने बोला, जब हुएनसोंग ने विजिट किया, स्कॉलर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज केम टू नालंदा टू स्टडीज एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्वान अलग 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 मतलब दूर दूर देशों से नालंदा आए पढ़ने के लिए। The people of Nalanda helped to preserve the text of the library by getting copies। लोगों, जो नालंदा के लोग थे, उन्होंने हेल्प की टेक्स्ट को प्रिजर्व करने की, कॉपी कॉपी में लाइब्रेरी में प्रिजर्व करने की कोशिश की। When in the 12th century the library was destroyed, many manuscripts had traveled to Nepal and Tibet।
12th सेंचुरी में ऐसा हुआ कि बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता है जो राइटर का खुद का लिखा हुआ पेपर होता है, वो इधर-उधर चले गए नेपाल एंड तिब्बत को। क्यों? क्योंकि उनकी सेफ्टी बनी रहे, तो वो वहाँ से ले जाए गए, क्योंकि लाइब्रेरी ने काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया था वहाँ पे, तो इसीलिए वो चीज़ें दूर चली गई ताकि वो बच सकें। अराउंड 100 लेक्चर्स वर डिलिवर्ड इन एवरी डे एट नालंदा। सोचो 100 लेक्चर्स एक दिन में दिए जाते थे। यहाँ तुम लोग आधे घंटे के लेक्चर में जाके दिमाग खराब हो जाता है। वैदिक एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर में, है ना? फिलॉसफी और साइंस में, आर्ट्स में, फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। मतलब आर्ट फॉर्म, साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर एंड वैदिक एंड बुद्धिस्ट, ये सारी चीजें ना नालंदा के सिलेबस का पार्ट थी। The syllabus of Nalanda made study of 5 subjects compulsory: grammar, logic, medical science, handicrafts and religion और philosophy. Okay, दर्शन और धर्म को इन्होंने एक चीज इसलिए बताई है क्योंकि दर्शन ना कहीं मानव के क्रियाकलापों से संबंधित होता है, और रिलीजन भी कहीं ना कहीं मानव के क्रियाकलापों से संबंधित होता है। दोनों ही चीजें दर्शन में आ सकती हैं, रिलीजन भी दर्शन में आ सकता है, बट यहाँ पर इन्होंने गॉड को डिफाइन नहीं किया, इन्होंने लॉजिक, मेडिकल साइंस, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब चीजों को डिफाइन किया है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते थे, तो आज के जैसे आज का समाज है ना, पूरी तरह बायस्ड हो गया है समाज, और किसी भी रिलीजन के को लेकर के बहुत ज्यादा बिगट हो गए हैं लोग। लेकिन उस टाइम पर हमें लॉजिक पढ़ाया जाता था। आजकल लॉजिक तो पढ़ाते नहीं है, तिलक लगा है तुम धन्य हो, ये कोई भी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसी चीज दिख जाए जो रिलीजन से रिलेटेड हो, तो वहां पर हम लॉजिक नहीं लगाते हैं, वहां पे हम सिर्फ ब्लाइंड फेथ दिखाते हैं अपनी, भले ही कंक्लूजन कुछ भी हो। बट पहले ऐसा नहीं था। इट वॉज अ वेल कोऑर्डिनेट कोर्स विच हैज बोथ फिलोसॉफिकल एंड प्रैक्टिकल। ये अच्छा वेल कोऑर्डिनेट कोर्स था, जो बोथ था, फिलोसॉफिकल भी था और प्रैक्टिकल भी था। सो इट वाज नाइस व्हेन कोर्स आर प्रैक्टिकल। सो बेसिकली आज का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें प्रैक्टिकल चीजें तभी होती हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तभी पढ़ाने का तरीका बदलता है। स्कूल्स का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह लिखित है, प्रैक्टिकली हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। नालंदा स्कॉलर्स ट्रैवल्ड फार एंड वाइड टू स्प्रेड नॉलेज। नालंदा के जो विद्वान थे वो नॉलेज फैलाने के लिए बाहर जाते थे। हम आज जाते हैं ना कट्टरता फैलाने जाते हैं, नॉलेज तो बिल्कुल नहीं फैलाते। They learned the Tibetan language and translated Buddhist and Sanskrit works into it. उन्होंने क्या किया? टिबेटन लैंग्वेज सीखी और ट्रांसलेट किया बुद्धिस्ट और संस्कृत, और इस पर काम किया। मतलब अलग, मतलब कहने का मतलब है जो हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने चीजों को उन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जो समझने या पढ़ने वाली थी, जो वहां के स्थायी लोग समझ पाए। डॉक्टर प्रसाद puts a valid point about finding the translated works in other languages. डॉक्टर प्रसाद को ये बहुत ही वैलिड पॉइंट लगा जब उन्होंने ट्रांसलेटेड वर्क पाया दूसरी भाषाओं में, which can lead to the collection of most manuscripts इन नालंदा, जो लीड कर सकते थे, जो खोई हुई कृतियां थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी नालंदा की, उनका कलेक्शन बनाने में। ये बहुत बढ़िया बात थी कि चीजें खो गई थी लेकिन उनको कलेक्ट किया जा सका, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया जा सका। नालंदा was also a center of fine arts and influenced the art of Nepal Tibet. मतलब ये फाइन आर्ट्स मतलब समझते हैं, कला का भी एक केंद्र था जो कि नेपाल और तिब्बत से पूरी तरह प्रभावित था। अच्छा, नेपाल और तिब्बत की अगर स्पेशलिटी की बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ नेपाल एंड तिब्बत? ऐसी क्या खासियत है कि उससे इन्फ्लुएंस्ड है अगर कोई चीज, तो वो बढ़िया ही होगी। फिलहाल मैं बता दूं, इनकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर है और जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा रिच है, तो इसीलिए इंडोनेशिया एंड सेंट्रल एशिया इंक्लूडेड है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ। देखो, एट द एंड ऑफ हिज स्पीच, जब डॉक्टर प्रसाद ने अपनी स्पीच को खत्म किया, तो उन्होंने कहा, फॉर द रिवाइवल ऑफ द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ नालंदा। नालंदा की जो खोई हुई ग्लोरी थी, प्रतिष्ठा थी, उसको रिवाइव यानी पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्लीड किया। ठीक है, ही फर्वेंटली होप्स, उन्होंने इस चीज की आशा की, दैट द न्यूली एस्टैब्लिश्ड मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट वुड डेवलप इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। उन्होंने ये बोला, कब बोला था इन्होंने? ये 1951 में इन्होंने बोला था। क्या बोला था? कि जब इंडिया जो है पूरी तरह उस प्लेस पर आ चुका था, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैनेज था, सारी चीजें अपने सही ढरे पर आ गई थी, उस वक्त इन्होंने नालंदा की बात की थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि ये लॉस्ट ग्लोरी है, मतलब नालंदा की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, उसको पुनर्निर्माण करने में हम आप सबकी मदद चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारी मदद करें। ठीक है, ये हिंदी है इसकी, और एक बार हिंदी देख लो आप लोग। हिंदी जो मैंने कराया है और जो इसकी हिंदी है वो बिल्कुल
कहीं कहीं गलत हो सकती है, क्योंकि जो मैं कराऊंगी वो ऑब्वियसली आपको समझा के कराऊंगी। यहाँ पे हाँ लिखा है उन्होंने, डॉक्टर प्रसाद स्मृति लेन में यात्रा करते हुए अपना भाषण शुरू करते हैं। नालंदा अतीत में भगवान बुद्ध से जुड़ा था, महावीर और महान अशोक। इसमें एक महान विश्वविद्यालय था जहां पूरे एशिया से छात्र आते थे अध्ययन करने। चाइनीज यात्री फाइन को चौथी सीडी में मतलब आते हैं वो, और यहाँ पे सारी चीजें पसंद करते हैं, उनको नहीं, वो यहाँ पसंद करते हैं। और वेंसोंग 7th सीडी में आए थे, जिसमें नालंदा के बारे में वर्णन किया गया है, वेंसोंग ने किया है। नालंदा के अनुसार इसका नाम नालंदा में दा से पड़ा है, इसका मतलब होता है मन की शांति, जिसे भगवान बुद्ध ने नहीं पा पाया। नालंदा सार्वजनिक दान और दान के साथ पैदा हुआ, ठीक है। पूरी तरह ये आत्मनिर्भर था। पुरातात्विक उत्खनन हमें नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बताते हैं। वेंसोंग ने नालंदा में 10,000 छात्र थे, 1500 शिक्षक थे, ये बताया। मतलब इन लोगों ने काफी कुछ हम लोग को बताया। देखो हम लोग को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, वो इन्हीं लोगों से प्राप्त हुआ, वरना हमें नालंदा के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। ठीक है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वहां पे, जो बुक्स थी, सारी चीजें हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो वहीं से। जब 12th सेंचुरी में लाइब्रेरी को खत्म कर दिया गया तो पांडुलिपियां नेपाल और तिब्बत जा चुकी थी, जहां पे वो सेफ थी, है ना। लगभग 100 लेक्चर्स वहां पे दिए जाते थे, वैदिक और बौद्ध साहित्य के, दर्शन शास्त्र, विज्ञान के, है ना। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा थे वहां के। यहाँ 5 विषयों का अध्ययन अनिवार्य था, जिसमें ग्रामर भी था, देखो है कितना गलत हिंदी लिखी है, तर्क था, चिकित्सा विज्ञान था, हस्तशिल्प था और धर्म दर्शन था। क्या क्या था? व्याकरण था, तर्क था, चिकित्सा विज्ञान था, हैंडीक्राफ्ट था और धर्म या दर्शन में से कोई हो। यह एक अच्छी तरीके से समन्वित पाठ्यक्रम था जो दर्शन और व्यवहार दोनों था, ठीक है। विद्वान दूर दूर तक गए और सारे उन्होंने मतलब, अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है हु वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन उसने दिया गया है। अच्छा अभी एक बात बताइए, सारे लोग जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेरे साथ, आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? हम्म, ओके, थैंक यू। So we will discuss some questions here, और and then मैम बुक में तो और भी पॉइंट्स हैं, हाँ वो सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। छाया भारती, छाया भारती, वो सारे पॉइंट्स जो आपके जो बच गए होंगे, वैसे तो ये मेन पॉइंट्स थे, जो और पॉइंट्स होंगे उनको क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे, ठीक है। आपको जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं करा देती हूँ। अगर आपके पास बुक है तो एक बार बुक को पढ़ लीजिए, बट बेसिकली यही टॉपिक जो है स्पीच के बारे में था, तो मैं उतना टॉपिक आप लोग को मैंने करा दिया, ठीक है। और हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कह रही है बढ़ा के दीजिए, बस वही जो चीज है उसको आपको अच्छे से करना है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, है ना। मैंने एक्चुअली मैंने शायद बताया था एक क्लास में कि वो टाइप में थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चंस में, बट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए, एवरीथिंग विल बी हियर। देखो ये पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलना ज्यादा जरूरी है। व्हेन एंड वेयर ही वाज बोर्न, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ही वाज बोर्न इन ज़ेराडाई, ये बिहार में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, ज़ेराडाई थे। ज़ेरादाई इसको हिंदी में कुछ और भी बोल सकते हैं। व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, नेशन के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रसाद हैड अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल थिंकिंग। मतलब डॉक्टर प्रसाद की स्पेशलिटी ये थी कि वो उदार प्रभाव रखते थे पॉलिटिकल थिंकिंग पर अपने समय में, मतलब उदारवादी विचारधारा थे एक तरीके से। ही वॉज अ स्टेट्समैन, स्कॉलर, हिस्टोरियन एंड एजुकेशनिस्ट। वो मतलब एक बहुत ही बढ़िया स्टेट्समैन, विद्वान थे, इतिहासकार थे, शैक्षिक और शिक्षाविद थे, मतलब इस तरीके से आदर्शवादी थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और सबसे ऊपर वो एक ग्रेट कॉन्स्ट्रक्टिव थिंकर थे। मतलब उनकी जो थिंकिंग थी वो ग्रेट कॉन्स्ट्रक्टिव थिंकिंग थी। अब पूछ रहे हैं कि नालंदा कहाँ है एंड व्हाट वाज इट फेमस फॉर द पास्ट। सो नालंदा इज अ टाउन इन अ स्टेट ऑफ बिहार, सबको पता है। इट वाज फेमस इन द पास्ट as a place of learning and above all great constructive thinker। अरे ये उसने उसका उठा दिया। नहीं नहीं नहीं, प्लेस ऑफ लर्निंग यहाँ तक ठीक है, ओके। हाँ
Why did people gathered in Nalanda? Why did people gathered in Nalanda? इसका क्या रीजन था? इसका रीजन ये था कि जब मिस्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर स्पीच डिलीवर कर रहे थे, तो इसकी उनकी इनकी स्पीच को सुनने के लिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लोग वहां पे गैदर हुए. सो पीपल हैड गैदर्ड इन नालंदा with the noble aim of reviving the ancient glory of Nalanda in the work of in the word of knowledge. शिक्षा के क्षेत्र में जो एशियन ग्लोरी है उसको रिवाइव करने की बात करी गई थी, और रिवाइव करने की बात भी 1951 में करी गई थी. आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है, नोबडी नोज. व्हाट डज नालंदा सिंबलाइज? नालंदा किस चीज को सिंबलाइज करता है? व्हाट एक्चुअली नालंदा सिंबलाइजेस? नालंदा सिंबलाइजेस द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, ये ग्लोरियस पीरियड शो करता है एज अ प्लेस ऑफ क्वेंचिंग द सैक्रेड थर्स्ट ऑफ नॉलेज. जो उस टाइम की सैक्रेड थर्स्ट थी, मतलब ज्ञान की प्यास को बुझाने वाला. ठीक है, क्वेंच का मतलब बुझाना, सेटिस्फाई करना. द सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, थर्स्ट का मतलब प्यास, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान की प्यास को बुझाना. राइट. With which great religious teacher is Nalanda associated? With which great religious teacher? So Nalanda is associated with great religious teacher Lord Buddha. इसका आंसर वन लाइन में ये होगा. नेक्स्ट लिखा हुआ है कि when did it emerge as flourishing university? ये flourishing university कब emerge हुआ? तो in the 7th century AD, Nalanda emerged as a flourishing university. How long did Lord Mahavir live in Nalanda? कितने लंबे समय तक नालंदा में लॉर्ड महावीर ने अपना जीवन बिताया? सो लॉर्ड महावीर इज सेड टू हैव लिव्ड फॉर 14 इयर्स. ये सारे पीडीएफ्स मैं आपको शेयर कर दूंगी. सारे क्वेश्चंस को एक बार देखिए एंड आई विल ब्रिंग सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओवर हियर. अच्छा, लेपा कौन थी? लेपा कौन था? व्हाट डिड ही डू विद लॉर्ड बुद्धा? अब लेपा एक रिच सिटीजन था नालंदा का. ही वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा विद हिज एंटायर वेल्थ एंड पोजेशंस एंड बिकेम बुद्धा's डिसाइपल. डिसाइपल का मतलब होता है फॉलोवर. सो लेपा कौन था? बेसिकली इट वाज सॉरी ही वाज द डिसाइपल ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा. हु वाज फायान? व्हेन डिड ही विजिट नालंदा? फायान कौन था और उसने नालंदा कब विजिट किया? सो फायान जो था वो एक चाइनीज यात्री था, चाइनीज तीर्थ यात्री था. ही विजिटेड नालंदा इन द 4th century AD. Okay, when did Huensong visit India? Why did he refer to the जातक स्टोरी? जातक तो आपको पता होगा क्या होता है. जातक कथाएं थी बुद्ध को प्रदर्शित करने के लिए. जो जातक कथाएं थी वो बेसिकली बुद्ध के बारे में जानकारी देती हैं. ये अभी आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे. सो हेनसोंग ने जब इंडिया विजिट किया, व्हाई डिड ही रेफर टू जातक? इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि बुद्ध के बारे में लोगों को जानकारी हो. सो हेनसोंग विजिटेड इंडिया इन 7th century. He related to the Jatak story to tell us about the origin of the name Nalanda. ये नालंदा में जातक कहानियों में नालंदा का नाम डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि वो लॉर्ड बुद्ध से संबंधित थी. अकॉर्डिंग टू हिम द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम नालंदा मींस पीस ऑफ माइंड. ठीक है. Which Lord Buddha failed to achieve in his previous birth? How was Nalanda University born? Nalanda University शुरू कैसे हुई? Nalanda University was born with the help of liberal public charity of donations. It is believed, ये माना जाता था कि ये जो है ओरिजिनली जो इसका संस्थापना हुई with an endowment created by 500 traders who purchased land with their money and offered it to Lord Buddha as a gift. मतलब ऐसा ये माना जाता है. देखो क्वेश्चन से आपको और भी चीजें क्लियर हो रही है कि ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई 500 ट्रेडर्स थे जिन्होंने जमीन खरीदी और अपने पैसों से, और इनको ये लॉर्ड बुद्ध जो थे उनको उपहार स्वरूप प्रदान कर दी. तो वहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसे हो गई. हाउ मेनी बिहार्स डिड नालंदा हैव? ये आपके कोई उसका ही पार्ट है, मतलब ये आपके चैप्टर का ही पार्ट है जो कि क्वेश्चंस के बिहाफ पे आपको मिल रहा है, इसीलिए क्वेश्चंस करना जरूरी है जो मैं करा रही हूँ. हाउ मेनी बिहार्स? सो नालंदा एट द टाइम ऑफ वेनसोंग 6 लार्ज बिहार. ठीक है, 6 बड़े बड़े बिहार थे. बिहार मतलब घूमने फिरने का स्थान होता होगा, मजा आता होगा.
what arrangements were made to meet the recurring expenditure of the university. मतलब क्या अरेंजमेंट बनाए गए जिससे कि उसका एक्सपेंडिचर जो है यूनिवर्सिटी का वो चलता रहे. So to meet the recurring expenditure of the university, the revenue of 100 villages had been sent apart, has been set apart in the form of a trust. मतलब ट्रस्ट के बिहार पर 100 गांव से रेवेन्यू आता था. By the time of Hensong, so visit the property of the trust had increased of 200. फिर जब Hensong आया था ना, तो वही प्रॉपर्टी 100 गांव का रेवेन्यू ना होकर के 200 गांव से रेवेन्यू आने लगा था, तो उससे नालंदा यूनिवर्सिटी का खर्चा निकलता था. समझ रहे हो कितने अच्छे लोग थे, ज्ञान के लिए इतना कुछ करते थे. Name the states that contributed to the maintenance of the Nalanda University. अब देखो, हमारे बिहार के आसपास ही वाले स्टेट्स होंगे, सो उसमें हमारा यूपी भी है, बिहार और बंगाल. दे contributed to maintenance of the Nalanda University. क्या बात है, ये तो खुशी की बात है ना. चलो भाई, नेक्स्ट ये अब इसमें लिखा हुआ है कि when Song visited, how many students and teachers were at Nalanda University. So जब हेनसोंग ने विजिट किया, 7th सेंचुरी में विजिट किया, याद रखना है, 2 बार बता चुकी हूँ. हुएनसोंग ने विजिट किया, नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स थे और 1500 टीचर्स थे. इन्होंने ठीक से गिने नहीं होंगे, इतना मतलब ऑड नंबर नहीं होंगे टीचर्स और स्टूडेंट्स के, एक दो कम ज्यादा ही होंगे. इन्होंने ऐसे राउंड फिगर में बता दिया कि हाँ इतने होंगे, मतलब हम गेस कर सकते हैं. हाउ वॉज द पीपल टीचर रेशियो सिग्निफिकेंट. शिष्य और छात्र का जो रेशियो था वो सिग्निफिकेंट कैसे था. The pupil teacher ratio is significant as the teachers could pay individual attention to the education and training of their students. The lesser is the ratio, the greater will be teacher's attention on this. अच्छा, ये तो जनरल बात कर रहे हैं. Obviously, ये तो ठीक ही है. Name of the countries from where the scholars came to study and collect Buddhist literature. मतलब उन countries का नाम बताओ जहाँ से scholars आए और Buddhist literature को उन्होंने पढ़ा. So सबसे पहले कहाँ से, बहुत जगहों से आए थे वैसे तो. चाइना पास में है ना, चाइना से, कोरिया से, तिब्बत से, तुर्किस्तान से, मंगोलिया से. ठीक है, इन्होंने सब आए बुद्धिस्ट लिटरेचर को गेन करने के लिए. When Song visited, how many students and teachers. अरे ये तो हो गया ना. अच्छा, ये नहीं हुआ. देखो, नेम ऑफ द, ये हो गया, ये नहीं हुआ. व्हाट काइंड ऑफ लिबर्टी डिड नालंदा पजेस. नालंदा किस तरीके की लिबर्टी को पजेस करता था. नालंदा पजेस्ड द बिगेस्ट लिबर्टी इन एशिया. सबसे ज्यादा, सॉरी लिबर्टी पढ़ रही हूँ मैं, क्या पढ़ रही हूँ, दिमाग खराब हो गया. वही मैं कहूँ, ये लिबर्टी कौन सी थी, तो लाइब्रेरी होगी. लाइब्रेरी इन एशिया. अच्छा, व्हेन वाज इट डिस्ट्रॉयड. इट वाज डिस्ट्रॉयड एट 12th सेंचुरी एडी. व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी इज देयर इन योर स्कूल कॉलेज. देयर इज, अब ये आपके ऊपर है, ये मतलब ये बच्चों के लिए क्वेश्चन था, ये आपके लिए नहीं था. ओके, सो these are all about the questions here. और सारे क्वेश्चंस जो थे जितने भी आपकी बुक में हैं और जितने अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया अपने आज के इस टॉपिक में. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं अभी आप अच्छा, ये जो मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ ये आपको मिल जाता है. ऑल द पीडीएफ्स यू गेट दैट आई शेयर इट ऑन दैट एप्लीकेशन. मतलब जब आप ओपन करते हैं तो आपको वो पीडीएफ मिल जाता है क्या, जो मैं अभी जैसे शेयर करूंगी थोड़ी देर में. अच्छी बात है. अगर नहीं मिलता तो मैंने कहा अड्डा 24/7 आरती गुप्ता इंग्लिश पे अगर आप लोग आएंगे मुझे बता भी देंगे एक बार, सो वहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ, अगर आप लोग हैं उस ग्रुप में. बिकॉज मुझे पता नहीं, सो आई डिडंट शेयर इट, बट मुझे लगता है शेयर कर देना चाहिए सारी चीजें और पॉइंट आउट भी कर देना चाहिए. सो ओके, चलिए जी. आज का जो सेशन है वो यहीं तक रहता है. आपको मैं शेयर कर देती हूँ पीडीएफ. अच्छा, अभी आप नहीं हैं, यहाँ पे तो मैं शेयर कर देती हूँ. यहाँ से अगर आपको मिल जाती है पीडीएफ तो दैट्स वेरी नाइस. दिस पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. वहां से ही आपको पता चलेगा जो मैंने आपको कराया है उसको, उसका रिवीजन, अंडरलाइन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आऊंगी ऑन द सेम टॉपिक और उसमें काफी डीप तरीके से आपसे अलग तरीके से पूछी जाएंगी चीजें. यू माइट गेट कंफ्यूज्ड. छाया नहीं, मैं एक्चुअली पढ़ाती हूँ स्टूडियो में, बट एक थोड़ा सा इशू है, उसको मैं जल्दी रिजॉल्व करूंगी. जब मैं एप्लीकेशन पे स्टूडियो से पढ़ाती हूँ तो पता नहीं मेरी इस पे आईडी पे ब्लर दिखता है. जैसे अभी आपको बैकग्राउंड काफी क्लियर दिख रहा होगा, है ना, आपको ये सब चीजें बहुत क्लियर दिख रही होगी जो भी आपके सामने है.
जब मैं बोर्ड से पढ़ाती हूँ तो ये चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, पता नहीं कैमरे या नेटवर्क में कुछ इश्यू रहता है, तो इसलिए नहीं पढ़ा रही थी। ट्राई करके देखूँगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं करवा दूँगी, दिन का क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। ओके, फिर आप इस पे भी देख लेना, जिसमें भी आपको लगे कि कनेक्टिविटी ज़्यादा है, क्लैरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे आप देख लीजिए। बाकी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है, मैं एक्चुअली गुड़गाँव नहीं, दिल्ली में रहती हूँ और हमारा अड्डा का ऑफ़िस गुड़गाँव में है। तो गुड़गाँव से दिल्ली जाना-आना, इट्स टू डिफिकल्ट। सो दैट इज़ द सीन, इसीलिए मेरा स्टूडियो है यहाँ पे, तो उसके भी वहाँ पे काम करती हूँ। चलो ठीक है गाइज़, मिलते हैं आपको हम कल विद द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के आंसर्स सही हो ज़्यादा से ज़्यादा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्वियसली हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये देख लीजिए आप लोग। ओके? चलिए बाय बाय, टेक केयर।